मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष। आधुनिक काव्य के उदय की पृष्ठभूमि, आधुनिकता का प्रारंभ और लक्षण। 1857 की क्रांति से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। विनायक दामोदर सावरकर ने इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसमें सामंतवादी और पूंजीवादी शक्तियों के मध्य संघर्ष हुआ। भारतीय सामंत अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके भी पराजित हुए और अंग्रेजी पूंजीवादी शक्तियों का प्रसार भारत में प्रारंभ हुआ। इस पूंजीवाद का सबसे बड़ा नारा था व्यक्तिवाद। दूसरे, इसी संग्राम के पश्चात भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीयता की लहर जागृत हुई। राष्ट्रीयता एक आधुनिक तत्व है। तीसरे, 1857 के पश्चात श्रृंगार और विलास की भाषा ब्रज भाषा राष्ट्रीयता के प्रखर विचारों को वहन करने में असक्षम सिद्ध हो रही थी। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी का उद्भव हुआ। कविता के रेशमी पिच्छल भाव प्रासंगिक नहीं रह गए, अतः उनके स्थान पर भारतेंदु युग में नाटक जैसी सामाजिक विधा की शुरुआत हुई। क्योंकि पूंजीवाद में भारत में मध्यम वर्ग का विकास हुआ, इसी मध्य वर्ग की प्रवृत्ति गद्य में अधिक थी, इसलिए उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं का विकास हुआ। संपूर्ण मध्यकाल में रीति और भक्ति की रूढ़ धारा ही प्रवाहित होती रही। कविता का वर्ण्य विषय भगवान और सामंती श्रृंगार रहे। 1857 के बाद कविता सुंदरी भगवान और राजाओं के दरबार से निकलकर आम जनता के बीच आ बैठी। सार रूप में कविता पहली बार सामान्य व्यक्ति के सुख दुख के साथ जुड़ी। फ्रांसीसी दार्शनिक नीत्शे ने घोषणा की थी, जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने घोषणा की थी कि ईश्वर मर गया। इस घोषणा से ही आधुनिकता का सूत्रपात माना जाता है। तात्पर्य यह है कि साहित्य में परलोक का स्थान इहलोक ने ले लिया। ईश्वर के स्थान पर मनुष्य, परलोक के स्थान पर सांसारिक जगत कविता के केंद्र में आ गया। समस्त साहित्य में मानवतावाद का स्वर ही प्रधान रहा है। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता का प्रसार भारत में पश्चिमी शिक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न सांस्कृतिक जागरण के कारण हुआ। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने, प्रेस के विकास, पश्चिमी शिक्षा, राष्ट्र की दीनहीन आर्थिक स्थिति के परिणाम स्वरूप देश में समाज सुधार आंदोलनों की नींव पड़ी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि ने पुराने धर्म को नई व्यवस्था के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। इनमें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो नए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से अंगीकार भी कर लिया था, किंतु आर्य समाज वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखने में अधिक रुचि रखता था। वेदों की ओर लौट चलो इनका प्रसिद्ध नारा था। ब्रह्म समाज भारत में आधुनिकता के जनक राजा राम मोहन राय कहे जाते हैं, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह और स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का समर्थन इनकी मुख्य देन है। इस समाज को केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। इसके पहले उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह पर इस समाज की महत्वपूर्ण देन है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मिशन का मुख्यालय वेलूर मठ में है। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो शहर में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इन्होंने दरिद्र को भगवान मानकर पूजा की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की। उनके अनुसार वैदिक धर्म ही सत्य है। 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज और डीएवी कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1882 में अड्यार में मद्रास के पास में इसकी शाखा खोली। इसकी प्रधान एनी बिसेंट थी। इस संस्था ने प्राच्य ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण किया। इन समस्त सांस्कृतिक संस्थाओं और आंदोलनों का गढ़ मूल रूप से बंगाल रहा। बंगाल में दो प्रवृत्तियों का जोर रहा, एक राष्ट्रीयतावादी और दूसरी स्वतंत्रतावादी। दोनों के मूल में वैयक्तिकता, अतीत का गौरवगान, विदेशियों के प्रति आक्रोश, स्वतंत्रता व समानता के प्रति मोह की प्रवृत्तियां विद्यमान थी। इससे समाज में नए प्रकार के हिंदूवाद का जन्म हुआ, जिससे प्रेरणा ग्रहण कर हिंदी कवियों ने पुराने मिथकों में नए भाव भरे। आधुनिक युग का पहला सोपान है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। इन्होंने हिंदी काव्य धारा को श्रृंगार कालीन परंपराओं और रूढ़ियों के बंधन से मुक्त कराकर राष्ट्रीयता और समाज सुधार की नई दिशा की ओर मोड़ा। भारतेंदु युगीन काव्य जनवादी साहित्य काव्य है। उन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान में अपना योगदान दिया और कहा कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु मात्र 34 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि पत्रिकाएं निकाली। चंद्रिका में भारतेंदु जी की परिमार्जित हिंदी का प्रथम बार दर्शन हुआ। वे स्वयं कहते थे कि 1878 में हिंदी नए चाल में ढली। इसी वर्ष चंद्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। नई चाल का तात्पर्य यह था कि उन्होंने जिस भाषा की नींव डाली उसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था, न वह कृत्रिम रूप से गढ़ी हुई थी। यह बहुत ही स्वाभाविक और भाव प्रकाशन में समर्थ भाषा थी। भारतेंदु की प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रयोग नाटकों में हुआ है। उनके व्यक्तित्व को केंद्र करके उस काल के अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों का एक उज्ज्वल मंडल ही प्रस्तुत हो गया, जिसे भारतेंदु मंडल कहते हैं। इस भारतेंदु मंडल में सहज चटुल शैली के पुरस्कर्ता पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। तीखी भाषा में खरी खरी बात कहने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। अनुप्रास युक्त कवित्व प्रधान भाषा बोलने वाले ठाकुर जगमोहन सिंह थे। नाटकों और उपन्यासों में नए मार्ग का प्रवर्तन करने वाले लाला श्रीनिवास दास थे। शास्त्रीय विचारधारा के संस्कृत विद्वान पंडित अंबिका दत्त व्यास, ठेठ शैली के पुरस्कर्ता सुधाकर द्विवेदी, भक्त साहित्यक पंडित राधाचरण गोस्वामी और प्राचीन साहित्योद्धारक नाटककार बाबू राधाकृष्ण दास इसी भारतेंदु मंडल के सदस्य थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन भी भारतेंदु मंडल में शामिल थे। भारतेंदु युग का सबसे विकसित साहित्यिक रूप निबंध थे। यह निबंध रचना पत्रकारिता की भूमि पर फलीभूत हुई। ये लेखक पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी। भारतेंदु ने ही साहित्यिक गोष्ठियों की स्थापना की। उन्होंने आधुनिक रंगमंच का संगठन किया।
भारतेंदु ने कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। ये इनकी भाषा का आदर्श था। भारतेंदु ने छंदों में भी परिवर्तन किया। कजरी, चेती, ठुमरी, होली, लावणी, विरहा आदि ग्राम गीतों को अपनाकर उन्होंने जन शैली का विकास किया। इस युग के खड़ी बोली के प्रबल समर्थकों में श्रीधर पाठक का नाम अग्रगण्य है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ। पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता की विशेषता यह है कि उसमें देशभक्ति के साथ राजभक्ति भी मिलती है। अंग्रेजों के गुणगान के साथ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव भारतेंदु युगीन कविता में मिलता है। जैसे हमारो उत्तम भारत देश राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। इसी प्रकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने लिखा, धन्य भूमि भारत सब रत्ननि को उपजावती। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं विजयनी विजय वैजंती कहकर भारत माता का स्तवन किया। भारत राष्ट्र पर अंग्रेजों के आधिपत्य के विरुद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। उनकी मुकरी प्रसिद्ध है, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। दूसरी प्रवृत्ति है भारतेंदु युगीन काव्य की सामाजिक चेतना। इस युग के सभी कवि समाज की समस्याओं के प्रति अत्यधिक सचेत थे। नारी शिक्षा, विधवा विवाह, भाषा, भारत की आर्थिक दुर्दशा, इन सब पर कवियों की दृष्टि गई। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने तो लिखा, जपहु निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इस प्रकार समाज की दीनहीन स्थिति और समाज की रूढ़ियों के प्रति इन कवियों ने जागरण का कार्य किया। तीसरा है भक्ति भावना। तीसरी प्रवृत्ति भक्ति भावना। भारतेंदु युगीन कविता में 3 प्रकार की भक्ति मिलती है। पहली है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति, दूसरे वैष्णव भक्ति और तीसरे स्वदेशानुराग से प्रेरित भक्ति, जिसमें प्रेम स्वदेश का भी प्रेम समन्वित है। चौथी विशेषता है श्रृंगारिकता। इस श्रृंगारिकता में रीति तत्व भी मिलते हैं। नायक नायिका भेद, षड ऋतु वर्णन या के रूप में श्रृंगार का पारंपरिक रूप मिलता है, तो कहीं कहीं श्रृंगार का आधुनिक रूप भी व्यक्त हुआ है। समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी समस्या पूर्ति। सामान्यतः कविगण किसी एक पंक्ति को लेकर अपनी समस्याएं और एक समस्या पूर्ति काव्य की रचना करते थे। प्यारे जो है जग की यह रीत विदा के समय सब कंठ लगावे। इस प्रकार की वजनदार पंक्ति समस्या पूर्ति का अंग होती थी। हास्य व्यंग्य। भारतेंदु युगीन कवि का मुख्य विषय पश्चिमी सभ्यता और रूढ़ियाँ थी। इसके लिए उन्होंने 3 काव्य रूप विकसित किए, पैरोडी, स्यापा और गाली। इन तीनों के माध्यम से इन कवियों ने समकालीन तदयुगीन सभ्यता और रूढ़ियों पर प्रहार किया। समस्या पूर्ति एक रीति युगीन प्रवृत्ति थी। भारतेंदु जी ने रीतिकालीन काव्य शैली समस्या पूर्ति को लोकप्रिय बनाया। प्यार तिहार निहार बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। अब ये जो पंक्ति है, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, ये समस्या पूर्ति की मूलभूत पंक्ति होती है। पूर्ववर्ती 3 पंक्तियों में कवि इस एक पंक्ति की पूर्ति करता है। काव्य रूप। भारतेंदु युगीन काव्य प्रधानतया मुक्तक काव्य है, किंतु अन्य काव्य रूप भी इसमें सामने आए। जैसे प्रबंध रचनाओं में प्रेमधन ने जीर्ण जनपद और मयंक महिमा प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी। इसी प्रकार प्रबंध गीतियों
का लेखन भी हुआ। इन गीतियों में गेयिता का तत्व प्रधान रूप से मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं ने रानी छदम लीला, देवी छदम लीला, तन्मय लीला आदि प्रबंध गीतियों की रचना की। इस युग का एक महत्वपूर्ण काव्य रूप निबंध काव्य है। यह विशिष्ट काव्य रूप है। भारतेंदु ने स्वयं ने विजयनी, विजय वैजयंती और हिंदी भाषा नामक निबंध काव्य लिखे। इसी प्रकार सतसई रचना की परंपरा भी इस युग में चलती रही। हरिऔध ने कृष्ण शतक लिखा और अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि सतसई। भाषाई चेतना के विकास के फलस्वरूप भारतेंदु जो हिंदी भाषा निबंध काव्य की रचना की, भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा निबंध काव्य की रचना की। साहित्यिक भाषा में उर्दू फारसी की जटिल तत्सम शब्दावली का बहिष्कार इसी रचना से प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी उर्दू शब्दावली के प्रचुर प्रयोग के साथ फूलों का गुच्छा कविता की रचना की। भारतेंदु युग में खड़ी बोली में रचना कम ही हुई ही स्वयं भारतेंदु जी की फूलों का गुच्छा, प्रेमधन जी की मयंक महिमा, श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी जो हरमिट का अनुवाद था, ये सब उस युग की खड़ी बोली की रचनाएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त और राधा कृष्ण दास को खड़ी बोली का सफल पक्षधर कहा जा सकता है। आगे चलकर अयोध्या प्रसाद खत्री ने भी खड़ी बोली का आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों में रूपों की विविधता देखने को मिलती है। भारतेंदु मंडल के लेखकों ने जो काव्य रचनाएं दी, वे काव्य रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, बंदर सभा जैसे काव्य प्रस्तुत किए। प्रेमधन ने प्रेमधन सर्वस्व लिखा और मन की मौज नामक काव्य संग्रह लिखा। प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर और लोकोक्ति शतक बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। राधाचरण गोस्वामी ने नव भक्तमाल की सर्जना की। अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि सतसई, पावस पचासा और हो होरी ये काव्य संग्रह लिखे। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन कवियों ने अपने काव्य रचना के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य में अभूतपूर्व वृद्धि की।